नमस्कार प्यारे साथियों, मित्रों और विद्यार्थियों। मैं प्रियंका चौधरी आप सभी का गीतांजलि आईएएस आरएस एकेडमी में स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। प्यारे साथियों, जस्ट पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि आरएस की एग्ज़ाम किस प्रकार से ली जाती है, उसका पैटर्न क्या होता है, उसमें प्रतिस्पर्धा किस प्रकार से रहती है और वर्तमान में जो पाठ्यक्रम में लगातार बदलाव आ रहा है, उस बदलाव की स्थिति में आप अपने आप को किस प्रकार से प्रेजेंट करें कि वहाँ एग्ज़ाम में बेहतर हम लोग अच्छा प्रदर्शित कर सकें और हम पहले ही अटेम्प्ट में हमारा एग्ज़ाम को भली प्रकार से क्लियर कर सकें। इस मुद्दे पे हम लोगों ने बातचीत की थी और हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से लेखन शैली का अभ्यास बहुत ज़रूरी होता है आरएस की एग्ज़ाम के लिए। एक तो हमको मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एक तो लेखन शैली का प्रैक्टिस बहुत आवश्यक होता है। लेखन शैली के प्रैक्टिस के अलावा आप सब लोगों को पता है कि उस एग्ज़ाम में एक समय प्रबंधन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप समय को जितना अच्छे से प्रतिबंधित करके और जितना मैनेजमेंट के साथ उस एग्ज़ाम को देते हैं, उतना ही वहाँ अच्छा प्रदर्शित कर पाएंगे। आप सबको पता है कि जो वर्तमान में जो सिलेबस आपके लिए आया है, वो सिलेबस बहुत लेंदी है। हालांकि आपको यही जर्नलिस्टों की एग्ज़ाम में यहाँ कहीं भी आपको किसी विषय पे बहुत ज़्यादा गहराई से चिंतन मनन नहीं करना, ऐसा कहीं नहीं दिया गया कि आपको कोई विषय बहुत ज़्यादा आए, लेकिन एग्जामिनर की लगातार डिमांड होती है कि आपको बहुत सारे सब्जेक्टों पे थोड़ा थोड़ा नॉलेज यहाँ पे हो। और इसी चीज़ के लिए हमने देखा कि जो आपकी आरएस प्री एग्ज़ाम है, आरएस प्री चूँकि वस्तुनिष्ठ एग्ज़ाम है, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, और इस एग्ज़ाम के तहत हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस, टेक्नोलॉजी, राजस्थान आर्ट कल्चर, करंट अफेयर, गवर्नमेंट इश्यूज एंड पॉलिसीज, इन आदि विषयों को जोड़ा गया है। और सबसे किसी से 10 क्वेश्चन, किसी से 12 क्वेश्चन, किसी से 15 क्वेश्चन, ऐसे जोड़ के पूरे 150 क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं इस प्री एग्जाम में। और 150 क्वेश्चन से प्रत्येक क्वेश्चन 1.33 मार्क्स का होता है और टोटल आपकी 200 नंबर की एग्जाम होती है। और इस 200 नंबर की एग्जाम में 1/3 आपकी माइनस मार्किंग भी होती है। मेरिट इस बार की अगर हम बात करें तो 200 में से मात्र 78 नंबर थी। अब देखने में ऐसा लगता है ओनली फॉर 78 नंबर, ये तो कोई भी लेके आ जाए, लेकिन इतना ईजी नहीं होता है। 78 नंबर लाना भी आरएस जैसी एग्जाम के लिए कोई सामान्य छोटी बात नहीं होती है। क्वेश्चंस का जो पैटर्न होता है वो बहुत डीप होता है, बहुत गहरे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वन लाइन क्वेश्चन आजकल आने एकदम लगभग जीरो हो गए हैं, बंद हो गए हैं। आपके या तो यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे वो इस प्रकार के आएंगे कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हुए नीचे दी गई सूचियों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। और सूचियों का जो मिलान है वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब हमको 2 या 3 ऑप्शन अच्छे से आ रहे हो। या फिर सवाल आपके इस प्रकार के आएंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथन या कथनों को या असत्य कथन या कथनों को छांटिए। और वहाँ एक बहुत आवश्यक हो जाता है कि आप जितना अच्छे तरीके से उन कथनों को पढ़ के और पूरा अच्छे तरीके से अगर आप उनको समझ पाएंगे, तभी आप उसका उत्तर सही दे पाएंगे। और कथन कारण वाले क्वेश्चंस में चारों कथन आपको पहले से आ रहे हो, यह आवश्यक होता है, तभी आप उस क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, अगर यहाँ आरएस प्री की बात करें तो प्यारे मित्रों, आरएस प्री में आपके राजस्थान का इतिहास डाला गया है, कला, संस्कृति, परंपरा और विरासत को डालते हैं। फिर आपके भारत का इतिहास है, भारत के इतिहास के तीनों पार्ट है। गोल्डन ईरा ऑफ इंडिया भी इसमें डाला गया है, स्ट्रगलिंग इंडिया भी इसके अंदर डाला गया है, और जो बिफोर गांधीयन एंड आफ्टर गांधीयन हिस्ट्री है उसको भी इसमें शामिल किया गया है। उसके बाद में आपके भूगोल के भी तीनों पार्ट आते हैं। इसमें आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है, इंडियन ज्योग्राफी भी है, राजस्थान ज्योग्राफी भी है, और इनके साथ ही इसमें आपके जो बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट और मुद्दे हैं वो भी आपको यहाँ भूगोल विषय के अंतर्गत पूछे जाते हैं। अगर राजनीति विज्ञान की बात करते हैं तो प्यारे मित्रों, आपके यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन वाला पूरा पार्ट यहाँ पूछा जाना है। उसके अलावा राजनीतिक जो व्यवस्था है, शासन की जो विभिन्न प्रणालियां हैं, जो हमारा संवैधानिक सुधार है, विकास क्रम है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, फिर भारत परिषद अधिनियम 1909 का, मार्लेमेंटो 1919 का, मोंटेगू चेम्सफोर्ड 1935 का भारत शासन अधिनियम और 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम तक के पूरे संवैधानिक विकास क्रम को यहाँ पूछेगा। इसके साथ ही आपसे जो पब्लिक पॉलिसी एंड जो राइट है, लोक नीति और अधिकारों का मुद्दा यहाँ पे पूछा जाता है। और राजस्थान की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था भी यहाँ पे हमेशा पूछी जाती रही है। इसके अलावा प्यारे साथियों, अर्थशास्त्र के जो मूलभूत सिद्धांत हैं और जो तार्किक आपका आर्थिक विकास, आयोजन और मानव संसाधन संबंधी जो भी बातें हैं वो पूछी जाती है। अर्थव्यवस्था के दोनों महत्वपूर्ण भाग, यहाँ पे मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, दोनों से आपके सवाल उठते हैं।
और साथ ही जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था है उसमें भी आपके सवाल उठते हैं। जनगणना भी आपको अच्छे से तैयार करनी पड़ेगी। आर्थिक समीक्षा आपको जो सूजस की आती है वो अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। प्यारे साथियों, इसके अलावा आपके यहाँ पे जनरल साइंस आता है, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल हल नहीं करवाए जाते। फिजिक्स बहुत कम आता है, बायो का पोर्शन ज़्यादा होता है, और सामान्य आहार, पोषण, बीमारियां वगैरह, हार्मोन्स है, विटामिन है, ये सब चीज़ें यहाँ पूछता है। और टेक्नोलॉजी का थोड़ा पार्ट है जिसमें आपकी नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन आदि को डाला गया है। रोबोटिक्स वगैरह पहले एग्जाम में आया करता था, आजकल उन सबको हटा दिया गया है। और इसके अलावा प्यारे साथियों, इसमें आपकी रीजनिंग और जो मैथमेटिक्स की सामान्य जो गणनाएं हैं, जैसे नंबर सिस्टम वगैरह है, चक्रवर्ती ब्याज है, साधारण ब्याज है, इस प्रकार के सामान्य जो चैप्टर्स हैं वो भी आपके इसमें शामिल किए गए हैं। और सबसे लास्ट में जो विभिन्न समसामयिक जो मुद्दे और घटनाएं होती हैं, जिसको आप करंट अफेयर बोलते हो, वो आपके यहाँ पे आता है। करंट अफेयर दो प्रकार से आपको यहाँ पूछा जाएगा। करंट अफेयर के दो पार्ट होते हैं, एक तो जो लेटेस्ट का करंट अफेयर है, पिछले भी जब एग्जाम होते हैं उसके 2, 3, 4, 5 महीने पहले तक का क्या हुआ, और एक जो स्थायी जीके होता है जो कि बरसों से चला आ रहा जीके है, जिसमें कोई अभी चेंज होने की संभावना नहीं है, आप या भावी भविष्य में वो वैसा ही रहने वाला है। उस अस्थायी जीके को भी यहाँ समसामयिक घटनाओं में वो पूछ सकता है। इस प्रकार हम देख पाते हैं कि आरएस जो प्री का एग्जाम होता है वो बहुत ही ज्यादा मुख्य एग्जाम ही मानो एक तरह से आप, हालांकि कहने के लिए मुख्य एग्जाम और मुख्य परीक्षा या मेन परीक्षा को बोलते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जो गहरा कंपटीशन नजर आता है वो आपकी यहाँ प्री एग्जाम में आता है। क्योंकि प्यारे साथियों, पैटर्न और जो प्रतिस्पर्धा जिस प्रकार की वर्तमान आरएस में है और जो बेरोजगारी का आलम राजस्थान में देखने को मिलता है, तो वहाँ 1,000 पोस्ट के लिए 8, 9, 10 लाख तक फॉर्म भरे जाते हैं और बच्चों की संख्या ज्यादा होती है बैठने वालों की। तो वहाँ अपने आप को बचा के और 15,000, 20,000 में स्थान बनाना कोई सामान्य छोटी बात नहीं होती है। तो यहाँ कोशिश ये करनी है कि जो भी क्वेश्चन आपको प्री में दिए जाए हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से आप वहाँ पढ़ें। परीक्षा जाने से पहले आपका रिटन प्रैक्टिस बहुत अच्छे हो। आप इंस्टीट्यूट में लगातार टेस्ट सीरीज लिख रहे हो, आप टेस्ट सीरीज से हैबिचुअल हो गए हो, धीरे धीरे आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने लग गए हो, बहुत ही जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उनको आप अच्छी तरीके से समझ के लिख के वहाँ पे आ रहे हो, माइनस मार्किंग आप ज्यादा नहीं कर रहे हो, नेगेटिव आपके सवाल कम हो रहे हो। इस प्रकार की कुछ चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप प्री एग्जाम को आसानी से ठीक कर सकते हैं। प्री के बाद में जो सबसे मुख्य परीक्षा होती है, जिसका नाम ही मुख्य परीक्षा होता है, मेन परीक्षा होता है, जो कि डिसाइड करती है कि आप आरएस बनेंगे कि नहीं बने। क्योंकि प्यारे मित्रों, जो इंटरव्यू होता है वो तो पर्सनैलिटी एक तरह से आपका एनालिसिस टेस्ट है, वहां तो सबको ही भाई ज्यादा से ज्यादा अच्छा करोगे तो 70 नंबर आ जाएंगे, थोड़ा कम खराब करोगे, बहुत खराब करोगे तो 40-50 नंबर दे देगा। वो तो 20-30 नंबर का महज खेल है, उससे ज्यादा कुछ होना जाना रहा। तो जो मेन जो आपको फोकस करना, टारगेट करना, वो मेन से एग्जाम में करना है। आप मेन एग्जाम में प्यारे मित्रों जितना ज्यादा अच्छा कर लोगे उतना आप इंटरव्यू में मान के चलो कम भी कर रहे हो तो आपका ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू में मान लो कि आपका पर्सनैलिटी बहुत अच्छा नहीं है या आपको खुद को लगता है कि मैं बहुत बेहतर ढंग से मेरी प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता, मेरे अन्य विद्यार्थियों से 5-10 नंबर कम ही आएंगे। लेकिन मेंस में तो ऐसा नहीं है, मेंस में तो आप किसी से भी चाहो तो 20 नंबर 30 नंबर भी ज्यादा ला सकते हो। तो जी जान से मेंस की आपको तैयारी करनी है। मेंस में आपके 3-4 पेपर होते हैं। 3 जो प्रारंभ के पेपर है वो जनरल स्टडी और जनरल साइंस के माने जाते हैं। चौथा पेपर होता है वो आपके लैंग्वेज का पेपर होता है, जिसमें 120 नंबर का हिंदी और 80 नंबर का अंग्रेजी पूछा जाता है। चारों पेपर प्यारे साथियों कंपलसरी पेपर होते हैं। चारों पेपर की कंबाइंड मेरिट बन के आती है। प्रत्येक पेपर 200 नंबर का पेपर होता है। 200 × 4 अर्थात 800 नंबर की कुल आपकी मेंस एग्जाम होती है। प्यारे साथियों, जो आपकी मुख्य परीक्षा है, मुख्य परीक्षा के जो प्रारंभ के तीनों प्रश्न पत्र हैं वो सभी प्रश्न पत्र खुद 3-3 यूनिट में बटे हुए हैं और प्रत्येक यूनिट कोई 66 नंबर की यूनिट आएगी, कोई आपके लास्ट 70 नंबर की यूनिट आ जाएगी। इस प्रकार से वो यूनिटें बनी रहती हैं। यहाँ पे जब हम पहले पेपर की फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं तो मेरा खुद का इतिहास है और ये आपको जान के बड़ी खुशी होगी। इतिहास आपके आरएस मेंस के पहले पेपर की पहली यूनिट है और आपको पता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आप हिस्ट्री से ही शुरुआत अच्छी करते हैं तो पूरा पेपर आपका आगे अच्छा होता चला जाएगा, क्योंकि इसकी थर्ड यूनिट जो सोशियोलॉजी है वो भी फिर इतिहास से जुड़ के निकलेगा। सोशियोलॉजी भी कोई विशेष चीजें नहीं, उसमें भी आपको वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था यही पूछेगा। प्रभु जाति क्या होती है, जजमानी प्रथा क्या होती है, अनुसूचित जाति क्या होती है, विवाह क्या होते हैं, संस्कार क्या होते हैं, पुरुषार्थ क्या होते हैं। तो ये सब तो हम हिस्ट्री में पढ़ चुके होते हैं। तो आपका हिस्ट्री यहाँ बहुत अच्छा होना चाहिए। और आपको पता है हिस्ट्री को सबसे बड़े पोर्शन के रूप में लिया जाता है, क्योंकि हिस्ट्री के यहाँ 4-5 पार्ट होते हैं। इसमें आपके इंडियन हिस्ट्री के 3 पार्ट भी पूछे जाते हैं, इसमें आपके वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट भी होता है, इसमें आपके राजस्थान आर्ट कल्चर हिस्ट्री भी होता है। तो ये हिस्ट्री है। बाकी अन्य पेपर 65 नंबर की यूनिटों
के हिसाब से बटे रहते हैं, लेकिन हिस्ट्री प्रत्येक बार प्यारे साथियों 75 से 76 77 नंबर का आता है। इस बार भी 76 नंबर का हिस्ट्री पूछा गया था, यानी 200 में से 80 नंबर तो केवल आपका हिस्ट्री कवर कर रहा है। और अगर उसमें सोशियोलॉजी के भी 20 नंबर आप कवर कर देते हो तो 100 नंबर केवल हिस्ट्री लाता है। और आप लोगों को बड़ा निरर्थक लगता है कि यार क्या पढ़े, हिस्ट्री बड़ा एकदम निरर्थक होता है, रात को पढ़ते हैं सवेरे सब सफा हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं करना, भागना नहीं है किसी भी सब्जेक्ट से। जिस भी सब्जेक्ट से आप बचाव करने की कोशिश करोगे वो आपकी मेरिट तोड़ देगा। आप पास भले हो जाओ लेकिन अच्छी रैंक पे नहीं आ पाओगे। इसलिए आपका जो स्ट्रॉन्ग है उसको तो स्ट्रॉन्ग रखना ही है, लेकिन जो सबसे जटिल लगते हैं यहाँ पे एग्जाम में उनको भी आपको एक उचित मार्गदर्शन में समझना है, एकदम सटीक तरीके से पढ़ना है कि चलो मेरे जितना ना आए आपको, लेकिन आप उतना तो एटलीस्ट कर सके जो आपके एग्जाम की रिक्वायरमेंट है। प्यारे साथियों, पहली यूनिट इतिहास की होती है, दूसरी आपकी इकोनॉमी की होती है, जिसमें आपके मुद्रा बाजार और जो पूंजी बाजार है दोनों से बड़े सवाल बनते हैं। इसमें आपको राजकोषीय नीतियां, मौद्रिक नीतियां, ये सब भी पूछा जाएगा। और आपके यहीं पे उसके साथ ही आपको सेबी संबंधित जो बातें होती हैं वो भी आनी चाहिए। तीसरी यूनिट है, फिर देखो 3 भागों में बटी हुई है। ये दोनों यूनिट है वो 2 भागों में ही है, और ये तो तीसरी यूनिट है 3 भागों में बटी है, जिसमें पहले भाग में ए में आपके समाजशास्त्र आता है, बी में आपके मैनेजमेंट पूछा जाता है, और जो सी होता है उसमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पूछा जाता है। और प्यारे साथियों, यही एक नंबर गेन करने वाला सबसे मेन आधार और पिलर होता है। अगर पहले पेपर में कहीं नंबर चाहिए तो केवल यहीं से आ सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में कितना भी बेटर करके आओ, डिस्क्रिप्टिव पेपर है, बहुत ज्यादा मार्किंग अच्छी नहीं होगी। इकोनॉमिक्स में भी कोई पूरे में पूरे नंबर लाने की संभावना नहीं। लेकिन यहाँ पे जो सोशियोलॉजी है, जो मैनेजमेंट है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा 10 नंबर का। तो ऐसा नहीं 10 नंबर में आपको, क्योंकि चाहे कितना ही अच्छा करो 10 में से नंबर 4 या 5 मिलते हैं, या ऐसी संभावना नहीं। क्वेश्चन आपके आएंगे या तो 2 नंबर में आएगा या 5 नंबर में आएगा। अगर आप एकदम सटीक तरीके से उसको लिख के आते हो तो 2 में से 1.5 पौने 2 नंबर और 5 में से 3.5 4 नंबर तक भी ला सकते हैं। तो ये जो लास्ट की यूनिट होती है आपकी 65 नंबर की, उसमें आप 45 नंबर तक भी इजी वे में ला सकते हैं। तो सबसे अच्छा आपको इसको भी ध्यान रखना है। जो दूसरा पेपर होता है प्यारे साथियों, उसकी भी पुनः 3 इकाइयां होती है। पहली इकाई प्रशासकीय नीति शास्त्र है, जो कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स है, वो डाला गया है। प्यारे साथियों, आज तक एथिक्स नहीं पढ़ाया जाता था, कहते थे कि एथिक्स होता है वो व्यवहार का विषय होता है, एथिक्स इंटरव्यू में सीखी जाने वाली बातें होती हैं। लेकिन आप एक चीज बताइए, इंटरव्यू में जब आप ट्रेनिंग में सीखी जाने वाली चीज है, लेकिन ट्रेनिंग में जाने के बाद में तो आप आरएस बन गए, तो जरूरी नहीं है कि आप एथिक्स की चीजों को फॉलो करो। अब कोई आपको दबाव में लाके फॉलो करवा भी नहीं सकता। इसलिए ध्यान रखा गया कि एथिक्स को एक विषय के रूप में ही आपकी इस एग्जाम में डाल दिया जाए, ताकि आप सब्जेक्ट जब पढ़ते हो तभी से जो बहुत ही ज्यादा जो नैतिक आपके अंदर जो गुण होता है, जो नैतिक आचार संहिता होती है, वो आपके अंदर से क्रिएट हो, ताकि जब आप ट्रेनिंग में रहते हो तो उस जो आपकी नीति शास्त्र है उसको आप व्यवहार में वहां पे आप प्रेजेंट कर सको, और वो आपके व्यवहार का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन सके, और आप जिंदगी भर उस नीति शास्त्र के साथ अपनी पूरी एग्जाम को आगे बढ़ा सको। तो यहाँ पे नीति शास्त्र को वर्तमान में व्यवहार का विषय मानते हुए आपके सब्जेक्ट में डाल दिया गया है। दूसरी यूनिट है वो आपकी जनरल साइंस है, टेक्नोलॉजी की होती है, यहाँ नंबर ठीक ठाक हो सकते हैं। और तीसरी यूनिट में आपके जो ज्योग्राफी डाला गया है, और ज्योग्राफी भी आपको पता है प्रैक्टिकल विषय होता है। अगर आप बढ़िया से पाई चार्ट, बायो डायग्राम और मैप वगैरह बना के इसको प्रेजेंट करके आते हैं तो ये भी ठीक ठाक नंबर लाने की कोशिश करता है। जो तीसरा पेपर होता है प्यारे साथियों, तीसरे पेपर की पहली यूनिट होती है आपके पॉलिटिकल साइंस वाले की। ध्यान रखिए, मैंने बताया कि प्री की पॉलिटिकल साइंस में आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, उससे ज्यादा सवाल होते हैं। लेकिन मेंस में कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्ट सवाल नहीं आते। मेंस में कॉन्स्टिट्यूशन से भी ज्यादा जो पार्ट होता है वो या तो सोशल इश्यूज का होता है, सामाजिक मुद्दे आपसे पूछे जाते हैं, या फिर जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप होती है, जो अंतरराष्ट्रीय संधि संबंध और जो समझौते होते हैं, उस पर यहाँ पे राजनीति विज्ञान टीका रहता है। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन से भी ज्यादा यहाँ पे जो अंतरराष्ट्रीय संबंध और जो सामाजिक और जो समसामयिक जो मुद्दे और मामले होते हैं उन पे फोकस करना पड़ता है। दूसरी जो पूरी यूनिट होती है वो आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की होती है, लोक प्रशासन की होती है। और यहाँ लोक प्रशासन में खुद जगदीश प्रसाद ताकर साहब जुड़े हुए हैं, जो खुद लोक प्रशासन के एक बहुत अच्छे प्रशासनिक विशेषज्ञ हैं। और दिल्ली से यहाँ पे आपको पता ही अभय कुमार जी लगातार अपने इंस्टीट्यूट में जुड़ते हैं, और उनका भी बहुत 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 बड़ा नाम है लोक प्रशासन में। तो इस विषय को भी यहाँ बहुत अच्छा से करवाने की कोशिश की जाएगी। तीसरी यूनिट फिर प्यारे साथियों, जैसे पहले पेपर की तीसरी यूनिट 3 भागों में बटी हुई थी, इसी प्रकार तीसरे पेपर की भी तीसरी यूनिट 3 भागों में बटी रहती है, जिसमें 20 नंबर का प्यारे साथियों आपकी योग और स्पोर्ट्स आता है, जहां छोटे क्वेश्चन आते हैं, आप उनमें से पूरे नंबर ला सकते हो। 20 नंबर का 20-22 नंबर का यहाँ पे आपके बिहेवियर पूछा जाता है, और 20-25 नंबर का यहाँ पे लॉ का पोर्शन होता है, जिसमें हम 1955 और 1956 के भूमि अधिग्रहण बिलों की बात करेंगे, जो आप जब आरटीएस बन जाओगे तहसीलदार तब बात के विषय होते हैं, लेकिन यहाँ आपके विषय के तौर पर उनको डाला गया है। तो इस प्रकार इन तीनों पे
तीनों एग्जामों को यद्यपि बहुत डिस्क्रिप्टिव रखने की कोशिश की गई है, लेकिन तीनों ही पेपर्स में सब्जेक्ट ऐसे डाले गए हैं कि एक शायद कुशल प्रशासनिक जो अधिकारी होता है उसके अंदर अगर ये सब गुण आ जाएं तो शायद उससे बेस्ट कोई अधिकारी नहीं हो सकता, उससे बढ़िया कोई डिसीजन मेकिंग नहीं हो सकती। और इसी चीज को सार्थक करने का प्रयास करता रहा है आपका आरएस जैसा महत्वपूर्ण एग्जाम। चौथा पेपर लैंग्वेज का होता है। देखिए प्यारे साथियों, आप जिस भी जगह काम कर रहे हो आपको उसकी लैंग्वेज के साथ अडोप्टेबिलिटी होनी चाहिए। धीरे धीरे आपकी समझ तभी क्रिएट होगी जब वहाँ के लोकल लोगों की आप बातों को जानते हो। और लैंग्वेज में हम देखते हैं अगर हिंदी और अंग्रेजी को, अगर साहित्य को हम अच्छे से कर पाते हैं, लिटरेचर हमारा ठीक हुआ, तो हम जो स्थानीय भाषाएं होती हैं उनके साथ ज़्यादा जल्दी घुल मिल सकते हैं। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे 120 नंबर का हिंदी पूछा जाता है। हिंदी के भी प्यारे साथियों 3 पार्ट है। पहला पार्ट है जिसमें आपके ग्रामर पूछा जाता है, इसमें आप पूरे में पूरे नंबर डाल सकते हो। 60-70 नंबर की ग्रामर होती है, 60 नंबर में लोगों के 50-55 नंबर तक भी इसमें हो सकते हैं। अगला जो पेपर होता है वो ड्राफ्ट लेखन का होता है, प्रारूप लिखवाया जाता है निबंध का, लेख या प्रार्थना पत्र का, इन प्रकार के आपको कुछ प्रारूप तैयार करके देने पड़ते हैं। तो ड्राफ्ट लेखन भी बहुत आवश्यक होता है। और तीसरे पेपर में आपके ऐसे राइटिंग का पार्ट होता है जिसमें निबंध लेखन आपसे पूछा जाता है। और निबंध समसामयिक मुद्दों पे जैसे कि भ्रष्टाचार है, मॉब लिंचिंग है, 3 तलाक है, धारा 370 है, राम मंदिर बनाम बाबरी मस्जिद है, इस प्रकार के किसी भी मुद्दे पे आपसे एक बड़ा निबंध लिखवाया जा सकता है। जिस प्रकार से हिंदी की 3 यूनिट होती है प्यारे साथियों, अंग्रेजी की भी 3 यूनिट बांटी गई है। पहली यूनिट में वो हिंदी की तरह ग्रामर डाला गया है जो कि 15 से 20 नंबर का होता है। ग्रामर के बाद में जो दूसरी यूनिट होती है उसमें आपके कॉम्प्रहेंशन और ट्रांसलेशन और प्रेसिज राइटिंग पूछी जाती है। या तो कोई बड़ा ऐसे दे देगा और उसको आपसे शॉर्ट करवा लेगा, उसका संक्षिप्तीकरण करवा देगा, या फिर एक छोटा सा 2-4 लाइनें लिख देगा और उसका लघुकरण आपसे करवा देगा। दूसरे पार्ट में इस प्रकार के सवाल होते हैं। और तीसरा पार्ट होता है वो आपकी कंपोजिशन और लेटर राइटिंग का होता है जिसमें आपसे कंपोजिशन लिखवाई जाती है और किसी न किसी अच्छे मुद्दे पे लेटर राइटिंग, जैसे नो गेन नो पेन क्या है, इस प्रकार के मुद्दों पे बात करवाई जाती है। प्यारे साथियों, इस प्रकार हम देखते हैं कि पेपर बहुत लंबे लगते हैं, लगभग 20-22 पेपर आरएस मेंस में जुड़े हुए होते हैं। लेकिन यहाँ कोई भी पेपर आपको ये नहीं कहता कि आप उसको बहुत ज्यादा जाके डीप पढ़ो, आपको उसमें पीएचडी करनी है, नहीं। आपको एक आरएस अधिकारी से उम्मीद की जाती है कि वो एक विशेषज्ञों की एग्जाम है। आरएस जो भी अधिकारी बन के आता है वो सामान्यों की एग्जाम है, विशेषज्ञों की नहीं, रियली सॉरी। आरएस एग्जाम में कोशिश की जाती है कि एक सामान्यों की एग्जाम है और जो भी आरएस ऑफिसर बन के आता है उसे भी ये प्रार्थना और उम्मीद की जाती है कि वो एक बेहतर ढंग वाला और एक बहुत ही अच्छा एक सामान्य हो। और एक सामान्य होने के नाते उसको जिस भी क्षेत्र में वो जॉब कर रहा है वहाँ का भौगोलिकल, वहाँ का ऐतिहासिक, वहाँ का सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक थोड़ा बहुत नॉलेज वो रखता हो। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का सिलेबस जनरेट किया गया है जिसमें आपके पूरे भारतवर्ष के जितने भी विषय होते हैं वो सब आ गए हैं। तो प्यारे साथियों, आपको इन विषयों पे एक एक करके सबको अच्छे से तैयार करना है। गीतांजलि जो पूरा परिवार है, गीतांजलि इंस्टीट्यूट है, उसमें आप सबको पता है राजस्थान और जयपुर के बहुत ही बेहतरीन टीचर और शिक्षक जुड़े हुए हैं और जो सदैव प्रयास करते हैं कि आप लोगों को बहुत ही गुणवत्तापूर्ण ढंग से, निष्पक्ष तौर पे, एकदम तटस्थ भाव से जो जटिल जो कॉन्सेप्ट होती है अपने सब्जेक्टों की, उनको बहुत ही सरल और इजी वे में आपके सामने प्रेजेंट कर सके ताकि आप अपनी तैयारी को एक नया मुकाम दे सकें और आपका सबका भविष्य बेहतर और उज्जवल हो सके। इसी दिशा में हमारा इंस्टीट्यूट सदैव प्रयास करता रहा है, आगे भी प्रयास करते रहेंगे और जल्द शायद आपके ऑफलाइन इंस्टीट्यूट खोलेंगे। और फिर से एक बार जगदीश प्रसाद ताकर साहब के नेतृत्व में हम लोग ऑफलाइन कोचिंग में बैठ के और आपकी तैयारी को एक नया मोड़ देने का प्रयास करते हुए नजर आएंगे। तो घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए प्यारे साथियों। जय हिंद, जय भारत।